गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास, एनसीईआरटी 11th का इतिहास। और पहला चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। यह है एक प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि लेखन कला के जो चित्र हैं, आपके धुंधला दिख रहा होगा चित्र में। प्राचीन काल में लोग कैसे अपने लेखन कला को बढ़ा रहे थे। कहाँ कागज पेन तो था नहीं, तो उस पर तो लिख सकते नहीं। तो ये लिखने का काम जो था पत्थरों पे किया जाता था। देखिए ये चित्र में आप देख सकते हैं। और ऐसे अपने कुछ चित्र, और जो अभी की लेखन कला है, जैसे हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। किसका? देवनागरी लिपि का। तो ये जरूरी नहीं है कि प्राचीन काल के लोग यही लिपि का इस्तेमाल करें, ये हम लोग करते हैं। उनकी लिपियाँ चित्रात्मक होती हैं, और कौन कौन सी लिपियों का इस्तेमाल करते थे वो लोग, हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक समाज और आगे। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में, जिसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पहले में हम जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, वहाँ पे सबसे पहले मानव जन्म लिए, और इस बात की जानकारी वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया, हड्डियों और पत्थरों के औजारों के जो बचे हुए अंश हैं उसके माध्यम से। चलिए आगे देखिए। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने आरंभिक मानव के जीवन में के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि कैसे घरों में रहते थे। कल्पना करिए, प्राचीन काल के लोग अपने कैसे घरों में रहते होंगे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल और बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। वे कौन तरीकों से अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। कल्पना करिए। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग की खोज और भाषा का प्रयोग कब कैसे शुरू हुआ। आप कल्पना करिए कि अपनी बातों को किसी को बताना हो, और हमें सामने वाले की भाषा नहीं पता है, या उसको हमारी भाषा नहीं पता है, तो हम बता नहीं पाते हैं, सोचने लगते हैं। उस समय तो इसका नामो निशान नहीं था। तो ये कैसे, भाषा कैसे आया, आग की खोज कैसे हुई, अपने भाव और विचारों को कैसे बताया जाता था। इन सारी बातों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। आगे देखिए। अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग आज की दुनिया में जो भी लोग शिकार और पेड़ पौधों का पर्याप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे विषय में हम पढ़ेंगे कुछ प्रारंभिक नगरों, जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान कहाँ है, इराक में। कुछ शहरों के बारे में चर्चा करी गई। इस नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। कहाँ हुआ था? इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था।
ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी कि पुरानी बस्तियों के अवशेष और बहुतायता से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के विभिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानी आदि के जीवन के पुनर्निर्माण के प्रयत्न किया गया है। यह भी देखेंगे कि इनके शहरों में इनमें से शहरों, कस्बों और पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता, सोचिए, लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव हो पाती। लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते तो बाकी गतिविधियां कैसे पता चलती, कैसे किया जाता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा कामचलाओं, घर, आश्रयों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आग जलाकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक कहानियों से जुड़ी हैं जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5,000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी, मतलब शिकार करके खाने और पीने वाली जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले हो गया था। जैसा कि आप आगे के विषय में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि। पहले पता लगाएंगे ना कि कौन सा फल किस मौसम में उगता है और कब कब फल देता है। आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसल उगाई जाती थी। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसल आसानी से उगाई जा सकती थी। वहीं ज्वार बाजरा अफ्रीका में भी पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर, गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई, पटसन, पशुओं से उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5,000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसलें पक न जाए। इसीलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट,
सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया और अधिक ध्यान दिए जाने लगा। साथ ही हम आगे देखेंगे साथ ही पत्थरों के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने की पहले वाले तरीके चालू रहे और कुछ औजार और उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकनी और पालिशदार बनाया जाना। जो चाकू होता है, आज हम लोहे का बनाते थे तो उस टाइम वो पत्थर के बनाए जाते थे और उसमें बनाने के कोई तरीके थे। पत्थर को और उसी पत्थर का बनेगा जो मजबूत हो, ये नहीं कि पत्थर मारे या टूट के बिखर गया। तो जरिए चिकनी पालिशदार बनाए जाने लगे। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई के लिए ओखली। ओखली होता है ना, आज भी आप लोग घरों में देखती होंगी ओखली। अब तो ओखली का इस्तेमाल शादी के लिए किया जाने लगा है कि शादी में ही बस वो मिल जाए, बहुत है, परंपराओं में उसका इस्तेमाल होने लगा है। ओखली, मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। चारों तरफ जंगल थे, घास थी। अब इसको सफाई किया जाए कैसे? तो सफाई किया जाएगा किससे? फावड़ा से और कसिया से। कसिया मतलब जो हम लोग आप कसिया मान लीजिए, क्या कहेंगे उसको, जिससे धान काटते हैं, हंसुआ कहेंगे, कसिया। आगे देखिए, आगे है कुछ इलाकों में लोग तांबे और टीन, डागा जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों यानी कि जैसे समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे, जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ, ऑब्सीडियन, ज्वालामुखी का पका हुआ लावा, ऑब्सीडियन कहा जाता है, ज्वालामुखी का पका जमा हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, लोग गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ। इस प्रकार कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतनी अधिक परिवर्तन आ गया कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाज में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी ग्वाले लोग, दूध देने बेचने और लाने वाले, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पुस्तक में नहीं करेंगे। देखिए, कुछ कालक्रम का अध्ययन कैसे करें इसके बारे में बताया है। तो ये कालक्रम है
6 लाख वर्ष पूर्व से पहले ईसा पूर्व तक, 6 लाख वर्ष पूर्व से 21वीं पूर्व तक के बीच के लाइनों को बताने का प्रयास किया गया। यहाँ कालक्रम का अध्ययन कैसे करें ये कहा। आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपके विश्व इतिहास की प्रमुख घटना, प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताए। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन करें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं और घटनाओं जिनके द्वारा समान स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की स्थितियों को अंकित करना अधिक कठिन है। ठीक है, कब किस चीज़ को प्रभावित करना है ये बताना ज़्यादा कठिन है इसके कि कोई राजा कब लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कब स्टार्ट हुई ये तो बता सकता, लेकिन किसका विचार कब प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया इसके बारे में हम बता पाना संभव नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चित्र को देखिए, यह है कि यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का उल्लेख मिलेगा। आपको यहाँ कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिनके विषय वस्तु से कार्यक्रम में दी जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया है आपका कि कब कहाँ कौन सी चीज़ें हुई थी। 6 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व, मतलब 50,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व तक की चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के जीवाश्म, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के जो जीवाश्म हैं वो मिलते हैं कहाँ, अफ्रीका में। वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। ठीक है, वर्तमान से आज से 56 लाख वर्ष पूर्व यहाँ अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। यही इस चीज़ को बारे में बताने का प्रयास किया गया है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, इसको देख लीजिए कि 1700 से 1600 ईस्वी तक यूरोप में लिपि का विकास हुआ था। आगे फिर लोहे का प्रयोग सूडान में कब हुआ। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में 1776 ईस्वी में हुआ। सिक्कों का प्रयोग यूनान में, रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईस्वी में हुआ। वही एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान में हुआ था कब, 500 से 400 ईसा पूर्व। और अफ्रीका में क्या हुआ, फारसियों का मिस्र पर आक्रमण हुआ इसी टाइम। दुनिया में देखेंगे तो 700 से 600 ईसा पूर्व कहाँ लोहे का प्रयोग मिस्र में होने लगा, जबकि सूडान में 800 से 700 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग सूडान में हुआ। आगे बढ़िए, 400 से 300 ईसा पूर्व के बीच में मिस्र में सिकंदरिया अलेक्जेंडर की स्थापना हुई, जो हमें 332 ईसा पूर्व जो ज्ञान के प्रमुख केंद्र बन गया। मकदूनिया, यूरोप, मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और एशिया के पश्चिमी भागों में जीत लिया। ठीक है, 336 से 323 ईसा पूर्व के बीच में। एशिया के मामले में देखेंगे तो
इस चीज को देखेंगे कि एशिया में अग्नि का प्रयोग आज से 7 लाख 7 लाख वर्ष पहले हो गया था। रिवात में पाषाणकालीन स्थल इतना वर्ष पहले। कुत्तों का पालतू बनाया जाना पश्चिम एशिया में 14,000 वर्ष पहले। और ये घटना है 30,000 से 10,000 वर्ष पहले की। इसके बीच में ये घटनाएं एशिया में हो रही हैं। भीमबेटका के आगे गुफा चित्र मध्य प्रदेश। होमो सेपियंस की जीवाश्म 25,500 से पूर्व श्रीलंका में पाई जाती हैं। इस प्रकार इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और पढ़ लेंगे कि कब कौन सा चीज़ें हुआ था। जैसे आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य भारत में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है 321 ईसा पूर्व। सोचिए आज से 321 ईसा पूर्व पहले हो गया था। इसी प्रकार जो अमेरिका में मिर्चा का खोज था, मिर्च, वो काफ़ी पहले आ चुका है। जो आप देखेंगे ये आलू, मिर्च, केसावा, मूंगफली की खेती, लामा और एल्पिको का पालतू बनाया जाना 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हो चुका था। और इन सब के चित्रों बाद हम लोग अपने पहले अध्याय में आएंगे। समय की शुरुआत से इसका स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग कल से इस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और बने रहिए साथ में और सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए, उनको सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि और भी मन लगे पढ़ाने। ठीक है, धन्यवाद।